नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आज मास्टर स्ट्रोक में विश्लेषण होगा झारखंड की बेटी के कातिल की अकड़ वाली मानसिकता का। एक लड़की को जिंदा जलाने वाला शाहरुख पुलिस कस्टडी में हंसता है, मुस्कुराता है, बेखौफ और बेपरवाह नजर आता है। सवाल यह है कि हमारे ही समाज में ऐसी मानसिकता क्यों है और कैसे पनप रही है। मास्टर स्ट्रोक में आज कातिल शाहरुख की पूरी ब्रेन मैपिंग करेंगे। तो मास्टर स्ट्रोक में सबसे पहले हम बात करेंगे उसकी जिसकी वजह से झारखंड में एक मासूम सी बच्ची को जान गंवानी पड़ी। इस बच्ची का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने एक सिरफिरे आशिक को मना कर दिया। नो, 12वीं में पढ़ने वाली इस बच्ची ने ना कहा। वो सिरफिरे आशिक से कोई वास्ता नहीं रखना चाहती थी और न सिर्फ मना किया था बल्कि उसे धमकाया भी था। लेकिन इस बच्ची की ये ना तो वो सुन पाया, उस बच्ची को रात के अंधेरे में उल्टा बच्ची के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उसको आग लगा दी। इसके बावजूद वो वहां से भागा नहीं बल्कि खड़े होकर उस बच्ची को तड़पता हुआ देखता रहा, उसकी चीखने की आवाजें सुनता रहा। इसे आप क्रूरता, वहशीपन अगर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। ये घटना झारखंड के दुमका में हुई। जान गंवाने वाली बच्ची का नाम अंकिता सिंह था और उसे पेट्रोल छिड़क कर मारने वाले का नाम शाहरुख। पुलिस ने जब इस वहशी दरिंदे को गिरफ्तार किया तो ये पुलिस की गिरफ्त में बेशर्मी से हंस रहा था। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उसकी ये हंसी उसके वहशीपन की गवाही दे रही थी। लेकिन सवाल इन तस्वीरों पर भी उठ रहे हैं जिन पर आज पूरा जमाना सवाल कर रहा है। अंकिता की जान बच सकती थी। इन तस्वीरों की मैं बात कर रही हूं। वो 5 दिनों तक पहले दुमका और फिर रांची के अस्पताल में तड़पती रही। इस बीच उसे इलाज के लिए देश के किसी दूसरे बेहतर अस्पताल भेजा जा सकता था। ऐसा नहीं हुआ और ऐसा भी नहीं है कि मीडिया के माध्यम से सरकार को यह बात ना पता चली हो। सरकार तो खुद को बचाने में लगी थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ये तस्वीरें देख रहे हैं ना, पिकनिक खेल रहे थे। तो फिर अंकिता को कैसे बचाते बताइए। आखिरकार अंकिता की जान चली गई। वो 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। मेरी बेटी तड़प के मरी, कसम खा गई पापा उसको छोड़िएगा नहीं। झारखंड में एक मासूम लड़की की जान लेने वाला दरिंदा यही है। नाम है शाहरुख। और शाहरुख की ऐंठ भी जरा देख लीजिए। ये 23 अगस्त की तस्वीरें हैं जब शाहरुख को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वो थाने में खड़ा है लेकिन उसे देखकर ये लगता है कि उसे कोई पछतावा नहीं है। वो तो इतने कॉन्फिडेंस में लग रहा है कि जैसे उसे पता हो कि कुछ नहीं होने वाला। हाथों में हथकड़ी लगी हुई है लेकिन शाहरुख को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बगल में एक पुलिस वाला फोटो खींचने लग गया तो पोज देकर फोटो भी खिंचवा रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा काम किया। इसके बाद एक सिपाही आरोपी शाहरुख को लेकर जाने लगा तो शाहरुख सिपाही से ही बातें करने लगा और फिर आई शाहरुख के चेहरे पर वो बेशर्म हंसी। मीडिया के कैमरों की तरफ शाहरुख मुड़ा तो हंस रहा था जैसा कानून का मखौल उड़ा रहा हो। पुलिस वाले शाहरुख को ले जाने लगे तो भी वो बहुत तंग कर चल रहा था। पुलिस वालों के साथ गाड़ी में बीच में बैठे हुए शाहरुख अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहा था। न आंखों में कोई शर्म, न पश्चाताप और न ही कोई खौफ। शाहरुख के मन में कोई भी खौफ होता तो वो अंकिता को जिंदा नहीं जलाता। उसने न सिर्फ अंकिता को पेट्रोल डालकर जलाया बल्कि जब वो तड़प रही थी, चीख रही थी तो शाहरुख खिड़की पर होकर ये सब देख रहा था। 22/8 को 8 बजे रात में मेरा बेटी को मैंने फ़ोन किया कि तुमसे बात करो, प्यार करो, नहीं करोगी तुमको हम जला देंगे। हम आए 10 बजे रात में, प्राइवेट जॉब करता हूँ और 10 बजे रात में छुट्टी मिला। आए तो बोले पापा देखिए हमको धमकी दे। ठीक है बेटा, सुबह जाकर बात करेंगे। अपना रूम में सोई हुई थी, खिड़की का ग्रिल लगा, मतलब कि ग्रिल है, पल्ला लगाया हुआ था गेट।
खोल करके 2 लीटर पेट्रोल छीट करके बेटी उठी, जैसे पेट्रोल छिड़का है ठंडा लगा, बोले कहीं पानी पड़ता होगा, जैसे उठी तो माचिस फेंक दिया। माचिस फेंका, जब तक जलती रही मेरा वो शाहरुख हुसैन खिड़की के पीछे से दरवाजा देखता रहा हूँ। इसी कमरे में अंकिता इस बिस्तर पर सोई हुई थी जब शाहरुख सुबह 4 बजे आया और पेट्रोल छिड़ककर उसे आग लगा दी। इस खिड़की से शाहरुख ने अंकिता के ऊपर पेट्रोल फेंका। अंकिता का जला हुआ बिस्तर शाहरुख की इस हैवानियत की गवाही दे रहा है। जली उठ के दौड़ते हुए आई, पापा हमको बचा लिया, पूरा लग रहा था, हम सोचे क्या कि कुछ कर लिया अपने आप। दौड़ के देखता पूरा जल रहा है, पूरा लहक रहा है पूरा। तो पहले बेटी को बचाया मैं, उसका टी शर्ट वगैरह, टी शर्ट पहनी थी, टी शर्ट खोल के फेंका, पैजामा खोल के फेंका। उसके बाद बोले बेटा बैठो, हाँ उसको बैठाएं। बैठाने के बाद बाल्टी में पानी उझली, तब तक घर बुताएं, आग वो अपना हम बुझाएं पानी से। बुझाने के बाद फिर बेटी को हॉस्पिटल ले गया, सदर अस्पताल जाके एडमिट किया। तो आपको यहाँ तो ट्रीटमेंट है ही नहीं। कितने दिनों से ये लड़का तंग कर रहा था? 10-15 दिन से। शाहरुख अंकिता को लगातार परेशान कर रहा था। जानकारी के मुताबिक उसे कहीं से इस लड़की का मोबाइल नंबर मिल गया और फिर वो उसे लगातार फोन करने लगा। जब अंकिता ने मना करके उसे धमका दिया तो शाहरुख ने आग लगाकर मारने की धमकी दी और फिर पेट्रोल डालकर जला दिया। हैरानी की बात यह है कि 2 दिन पहले तक भी अंकिता की हालत ठीक बताई जा रही थी। वो मीडिया में बयान भी दे रही थी और अपने साथ हुई घटना बता रही थी। हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और उसने 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छोटुआ था। हम खिड़की खोल के देखे, लेकिन अचानक कल से उसकी तबीयत खराब हुई और मौत हो गई। ये पता अभी तक नहीं लगा है कि कैसे वो डेथ। हम बोलते कि अंदर कोई पार्ट जल गया इसलिए ऐसा हुआ, क्योंकि बाहर से तो पूरा अच्छी हुई थी, सारा इंटरनल खराब हो गया था। अंकिता की शव यात्रा में लग रहा था कि जैसे पूरा दुमका ही उमड़ आया। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ अंकिता की अंतिम यात्रा निकाली गई। इस बीच पुलिस ने मोहम्मद नईम नाम के उस दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जिसने शाहरुख को पेट्रोल डालकर दिया था। उसकी भी आंखों में कोई शर्म या पश्चाताप नहीं दिख रहा है। पुलिस दावा कर रही है कि वो इस केस में स्पीडी ट्रायल करेगी और आरोपियों को सख्त सजा दिलाएगी। चार्जशीट फाइल करेंगे, वो कितने दिनों में फाइल हो जाएगी, कुछ अंदाजा? 2 वीक के अंदर। 2 वीक के अंदर जो हम लोग एक लिमिट ले रहे हैं कि 2 वीक के अंदर में इसको सितंबर में इसके हम लोग प्रायोरिटी ट्रायल कराने का प्रयास करेंगे। सितंबर में स्पीडी ट्रायल शुरू हो जाएगा। जी जी, जो भी हमारे पास साक्ष्य है वो माननीय न्यायालय के पास प्रस्तुत करेंगे और जो एविडेंसेस हैं उसके आधार पे माननीय न्यायालय आरोपी को जरूर सजा मुरत्तब करेगा। लेकिन सवाल तो इन तस्वीरों पर है। जब ये लड़की अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही थी, झारखंड सरकार पिकनिक मना रही थी। ये तस्वीरें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके साथियों की हैं। ये वो वक्त है जब अंकिता पहले दुमका और फिर रांची के अस्पताल में भर्ती थी, पूरी तरह से जली हुई थी, लेकिन झारखंड सरकार पिकनिक मना रही थी। अगर अंकिता को बेहतर इलाज के लिए देश के किसी अच्छे अस्पताल में भेजा जाता तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब झारखंड सरकार के मंत्री अपनी गलती मान रहे हैं। जब एक लड़की वीडियो में ये कह रही थी कि मुझसे ज्यादा गंदी मौत उस दरिंदे को देना जिसने मुझे इस हालत में लाया है। मंत्री जी, तब आप लोग लतरातू डैम में थे और वहां सरकार पिकनिक मना रही थी, एक लड़की करा रही थी। आपको लगता नहीं ये गलत था? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो बच्ची है वो बच्ची मेरी बहन जैसी है। कि देखिए, कहीं तो थोड़ी चूक हुई है। यू डू अ मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक, यू डू नॉट एक्सेप्ट द मिस्टेक इज द मिस्टेक, एज द मिस्टेक दैट इज द मिस्टेक। तो कहीं तो चूक हुई है, लेकिन अभी वर्तमान में हमको उस दरिंदे को फांसी के फंदे तक ले जाना है। और इसीलिए अब ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक बच्ची जिसकी जान को बचाया जा सकता था, आप सरकार बचाने में लगे हुए थे, आप पिकनिक कर रहे थे। मास्टर स्ट्रोक में अब कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व से मोहभंग मुद्रा का विश्लेषण करना है। देश की सबसे पुरानी पार्टी, राजनीति का पावर सेंटर, देश पर सबसे लंबा शासन करने वाली पार्टी के पुराने नेताओं का मोहभंग क्यों हो रहा है? क्या ये मोदी पॉलिटिक्स का प्रभाव है या फिर कांग्रेस नेतृत्व की कमजोरी? गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने पर पार्टी नेताओं ने कहा था कि उनका रिमोट मोदी के हाथ में है। आज गुलाम नबी आजाद ने मीडिया से मोदी मोह और कांग्रेस से मोह भंग के बारे में लंबी बात की। गुलाम नबी ने जो कुछ कहा
वो कांग्रेस नेतृत्व की कमजोर इच्छा शक्ति के बारे में बताता है। ये भी कि कांग्रेस के भविष्य को राहुल गांधी की टीम मोदी के फैंस के सामने कैसे तब्दील होती चली जा रही है। घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, तो अक्लमंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए। गुलाम नबी कांग्रेस से आजाद हुए थे तो आरोप लगे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर पार्टी को कमजोर किया जा रहा है, लेकिन आज गुलाम नबी ने आजादी के साथ मन की बात कही। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के एक आरोप का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनका रिमोट कंट्रोल मोदी के हाथ में नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने राज्यसभा से आजाद की विदाई के दौरान मोदी के भाषण का हवाला दिया था। गुलाम नबी आजाद ने आज मीडिया से लंबी बातचीत की और इन आरोपों का जवाब दिया और इसके साथ ही कांग्रेस के सिस्टम और वर्किंग कल्चर पर गंभीर सवाल भी उठाए। राज्यसभा के भावुक विदाई भाषण पर आजाद ने तफसील से बात की। आपने मोदी साहब की एक स्पीच देखी और अगर किसी को इतना अनपढ़ और जाहिल है कि उस स्पीच की कंटेंट्स पढ़े, जो स्पीच मोदी साहब ने की, उसने मेरे लिए नहीं बोला कि गुलाम नबी जाएगा हाउस से तो मेरा खाना हजम नहीं होगा। उसने एक घटना के बारे में बात की। शुक्र करिए मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा, लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में और गुजरात की टूरिस्ट बस पे तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस्ट हुआ तो लोग ऑन स्पॉट मर गए, किसी टांग नहीं थी, किसी की यहाँ नहीं थी, जख्मी हो गए। तो जब सीएम का गुजरात का फोन आया तो आई वॉज क्राइंग, रो नहीं रहा था, क्राइंग जोर जोर से। तो ना वो मेरे लिए रोए ना मैं उनके लिए रोया। हम दोनों उस गुजरात की जो हमारी भाई बहनें मारे गए थे उस दुखद घटना को याद कर रहे थे। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में रहे गुलाम नबी आजाद ने आरोपों पर सफाई भी दी और कहा कि कांग्रेस में काम करना अब मुश्किल है। पार्टी की नीतियों का, उसका संगठन चलाने का पूरा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। मोदी सब बहाना। इनकी आंखों में हम खटकते हैं जिस दिन से हमने वो G23 की लेटर, क्योंकि ये कहते थे कि हमको कोई लेटर लिखना नहीं चाहिए, हम तो कानून से परे हैं। जब हमने चैलेंज किया उनकी फंक्शनिंग का, वर्किंग का, वो उस दिन से खटक रहा था। कांग्रेस देश पर लोकतांत्रिक संकट का हवाला देते नहीं थकती, लेकिन गुलाम नबी आजाद जो कह रहे हैं वो बताता है कि कांग्रेस नेतृत्व पार्टी में लोकतांत्रिक सिस्टम ही नहीं चाहता। इसीलिए राहुल गांधी की नीतियों पर सवाल उठाने वाले G23 ग्रुप के नेताओं को किनारे लगा दिया गया। इसीलिए आजाद ने अपनी पार्टी बनाने का फैसला लिया। जो लोग कांग्रेस से तंग आके दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, कोई बीजेपी में जा रहा है, कोई टीएमसी में जा रहा है, कोई और रीजनल पार्टी में जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस की वर्किंग से, कांग्रेस के वर्किंग स्टाइल से तंग आ गए हैं, इसीलिए उधर भाग रहे हैं। उनको एक विकल्प देना है और आइडियोलॉजी है वो वही रहेगी। क्यों दूसरे के पराई के घर में जाओ, तो अपना घर बनाएंगे। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस नेतृत्व पर गंभीर बात कही है, जो कांग्रेस नेतृत्व की राजनीतिक समझ पर भी सवाल हैं। चिट्ठी लिखने से पहले और चिट्ठी लिखने के बाद मैं 6 दिन से सोया नहीं, क्योंकि जिस पार्टी को हमने लिटरेरी खून देकर हमने पार्टी पे ही है, ये जो आज हैं ये तो फालतू कहाँ से कौन से आया, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, वो वाले आज हमारा मुकाबला करते हैं टीम को।
उनको अपने घर का पता नहीं और हमारे क्वेश्चन करते हैं। अब वो उनमें से 90% पैदा ही नहीं हुए थे, वो हमें क्वेश्चन करते हैं। तो हिम्मत कहाँ से मिल रही है बात? हिम्मत नहीं, जो लोग भेजते हैं, क्योंकि सीनियर आदमी को मिलता नहीं है। सीनियर आदमियों के पाँव पकड़ते हैं बोलो खिलाफ, वो कहते हैं हम क्यों बोले, हम इनकी हिस्ट्री जानते हैं, फिर कहीं से पकड़ के बनाते हैं ऑफिस। गुलाम नबी आजाद ये कह रहे हैं कि कांग्रेस नेतृत्व राजनीति की समझ ना रखने वाले सलाहकारों से घिर गया है, जबकि आज के दौर में राजनीति में मोदी से मुकाबला करने के लिए बहुत बड़ी रणनीति की जरूरत है। मोदी की राजनीतिक शैली एक रैली और 4 छुट्टी वाली नहीं है। उनका सिस्टम ढांचा बहुत संगठित है, अनुशासित है। ये सिस्टम बनता है मजबूत नेतृत्व से, जबकि कांग्रेस 2014 के बाद से मजबूत नेतृत्व के संकट से जूझ रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की राजनीतिक शैली 24 घंटे काम वाली नहीं है। वो चुनावों के आसपास सक्रिय हो जाते हैं, फिर लंबा ब्रेक ले लेते हैं। पुराने कांग्रेसी कहते हैं कि मोदी से मुकाबले के लिए जिस मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है वो नेतृत्व के पास मौजूद नहीं है। इसीलिए कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह जनवरी 2022 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रमुख किशोर उपाध्याय जनवरी महीने में यही करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता इमरान मसूद जनवरी में पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। फरवरी 2022 में पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार कांग्रेस छोड़ देते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा मार्च 2022 में कांग्रेस छोड़कर टीएमसी के साथ जुड़ जाते हैं। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रिपुन बोरा अप्रैल 2022 में टीएमसी में चले गए। पुराने कांग्रेसी कपिल सिब्बल मई 2022 में कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से राज्यसभा चले गए। पंजाब कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ वो मई 2022 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हार्दिक पटेल मई 2022 में बीजेपी के साथ जुड़ गए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता के राजगोपाल रेड्डी अगस्त 2022 में बीजेपी के हो गए। हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता कुलदीप बिश्नोई अगस्त 2022 में बीजेपी के साथ जुड़ गए। कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल अगस्त 2022 में पार्टी छोड़ गए। गुलाम नबी आजाद अगस्त 2022 में पार्टी छोड़ देते हैं। ये समझ लीजिए कि कांग्रेस का घाटा और दूसरी पार्टियों का फायदा कैसे है। 2022 में कांग्रेस के 13 नामी गिरामी नेताओं ने पार्टी छोड़ी। 13 में से 6 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, यानी 46% नेता बीजेपी के साथ जुड़ गए। 13 में 2 नेता टीएमसी में चले गए, यानी 15% नेता टीएमसी में। 13 में से 2 नेता समाजवादी पार्टी में चले गए, 15% समाजवादी पार्टी के हो गए। इस्तीफा देने वाले लोगों में पुराने कांग्रेसी रहे हैं। अभी जो 3 नेता हैं उन्होंने कहीं ज्वाइन नहीं किया है। इन 13 की मैं बात कर रही हूं, तो अगर आप काउंट कर लेंगे तो 10 है, और 3 अभी तक ये उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया और उन्होंने कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं की है। तो पुराने जो लोग हैं कांग्रेसी, वो टीम राहुल गांधी के युवा चेहरे की तरफ भी देख रहे हैं। वो कह रहे हैं ये देखिए, ये भी उन्हीं की टीम के लोग थे, युवा थे, वो भी छोड़ के चले गए। जयवीर शेरगिल सरी के चेहरे राहुल गांधी का टैलेंट हंट माने जाते हैं। गुलाम नबी आजाद ने भी आज मोदी मोह पर जवाब देते हुए यही कहा, मोदी तो बहाना है। आरोप लगाने वाले कांग्रेसी नेता खुद सोचे कि राहुल गांधी की टीम के लोग बीजेपी में आखिर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लग जाती है। तो समझने में देर लगेगी, लेकिन इसमें कोई बादाम काम नहीं आएगी। मैं 30-40 मिनट से बोल रहा था, लेकिन करंट पहुंचते पहुंचते इतनी देर लगी। बहुत सी ट्यूबलाइट का ऐसा ही होता है। राहुल गांधी के लिए बहुत अरसा तक हमने उसको सफल लीडर बनाने के लिए प्रयास किया, लेकिन उनकी रुचि नहीं है। राहुल गांधी के राजनीतिक समझ पर प्रधानमंत्री जो कहते रहे हैं वो अब कांग्रेस छोड़ चुके नेता कहते हैं। प्रधानमंत्री के तंज तीखे होते हैं, लेकिन कांग्रेस से नाता रखने वाले नेता शब्दों को संभाल कर कह रहे हैं कि मोदी के राजनीति के सामने राहुल गांधी अनफिट है। राहुल गांधी के लिए हमारा व्यक्तिगत रिस्पेक्ट उतना ही है
जितना इंदिरा गांधी की फैमिली के साथ होना चाहिए, राजीव गांधी के बेटे के साथ होना, और बहुत अरसा तक हमने उसको सफल लीडर बनाने के लिए प्रयास किया, लेकिन उनकी रुचि नहीं है, वो एक जगह रुकते नहीं है, बैठते नहीं है। देखिए 137 साल की कांग्रेस की एज में आज वर्किंग कमेटी विदेश से प्रेजाइड हो रही है। मेरी टाइमिंग की बात करते हैं, उनके पास टाइम कहाँ है पार्टी के लिए। राजनीति नाप तोल कर सही वक्त पर सटीक बोलना और आड़े वक्त में सही फैसला लेने का नाम है। इन्हीं नीतियों से पार्टियों को राज मिलता है, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व पर अपनों के ही सवालिया निशान है। गुलाम नबी आजाद से जब एबीपी न्यूज ने कांग्रेस के मोदी मोह वाले आरोप पर जवाब मांगा, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। रिमोट कंट्रोल पीएम के पास है, इस पर क्या जवाब है? मेरा कंट्रोल अपने पास है, उनका सुनो। जिन लोगों ने मोदी जी जब प्रचार कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर बनने का, उनने कहा उनका एजेंडा है भारत मुक्त कांग्रेस। जो भारत मुक्त कांग्रेस की तरफ एट द हेलम अफेयर्स उनका एजेंडा पूरा कर रहे हैं, वो मोदी से मिले हैं, मैं थोड़ी मिला हूं। और राहुल गांधी का क्या भविष्य देखते हैं? अरे मैं वो राहुल गांधी इज एन इंडिविजुअल, मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ। गुलाम नबी आजाद ने मोदी मोह के आरोपों का जवाब ही नहीं दिया, बल्कि इशारों में ये भी कह दिया कि कांग्रेस में G23 और नेतृत्व के बीच मतभेद नहीं है, बल्कि राहुल गांधी की राजनीति से खुद उनकी ही टीम भी परेशान थी और उनकी टीम के बहुत से लोग मोदी मोह में कांग्रेस छोड़ गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी की कोर टीम के सदस्य रहे, लेकिन आज बीजेपी के साथ हैं। जितिन प्रसाद भी राहुल गांधी के करीबी नेता माने जाते थे, आज बीजेपी के साथ राजनीतिक करियर बना रहे हैं। यूपीए सरकार में मंत्री और राहुल गांधी के करीबी नेता रहे आरपीएन सिंह भी बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं। गुलाम नबी आजाद ने अपनी आजादी का ऐलान तो किया, साथ में ये भी जग जाहिर कर गए कि कांग्रेस नेतृत्व में सब कुछ ठीक नहीं है, और ये इससे भी साफ होता है कि असंतुष्ट नेताओं की कतार बढ़ती चली जा रही है। राहुल गांधी के राजनीतिक स्टाइल पर पहले से सवाल उठते रहे हैं। बीजेपी शायद कभी कांग्रेस मुक्त भारत बना दे, लेकिन कांग्रेस कभी गांधी परिवार से मुक्त होगी, इसके आसार कम ही हैं। और अभी तो बहुत सारे राजनीतिक उठापटक होने वाले हैं, स्पेशली जब गुलाम नबी आज़ाद कह रहे हैं कि मैं अपना घर बसाऊंगा। तो देखें आगे क्या होता है। मास्टर स्ट्रोक में अब रिपोर्ट सैलाब से सहमे हुए पाकिस्तान की। पाकिस्तान इस वक्त अपने इतिहास की सबसे खौफनाक बाढ़ का सामना कर रहा है। ऐसा सैलाब जो पाकिस्तान में पिछले 57 साल से नहीं आया। उफनती लहरें, 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है उसमें, लाखों आशियाने उजड़ चुके हैं। तबाही सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि ये सैलाब पहले से बदहाल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर आखिरी चोट साबित हो रहा है। अब डूबते पाकिस्तान को सिर्फ एक कर्ज का ही सहारा बचा है, जिस पर अगर मुहर नहीं लगती तो पाकिस्तान की तबाही तय है। ऐसे में क्या पाकिस्तान अपने वजूद को बचा पाएगा? इसी का विश्लेषण हमारी इस रिपोर्ट में है। लहरों के प्रहार से पाकिस्तान में हाहाकार। 75 जिले तबाह, 15% आबादी बेहाल, 80,000 करोड़ रुपए स्वाहा, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत। ये पाकिस्तान पर टूटे आसमानी कहर का सिर्फ एक ट्रेलर भर है। पूरा पाकिस्तान इन दिनों लहरों की मार से बेहाल है। पाकिस्तान के आसमान पर मंडराते संकट के बादलों से मुसीबत बरस रही है और पाकिस्तान की जनता खाना, पानी, मदद और जान बचाने के लिए तरस रही है। बिजली, पानी जैसी जरूरी चीजों की भी किल्लत से लोग परेशान हैं। 2000 के बिल पे 10,000 रुपए टैक्स है।
जो आवाम का कचूमर निकल, जो बंदा 10,000 रुपये कमा रहा है या 12,000 रुपये कमा रहा है, वो किधर से खर्च करेगा? बिल दे के बिल यतीम खाने चला जाएगा, बच्चों को जमा करा देगा, आप खुद कुछ कर लेगा। वज़ीर आज़म बनने से नहीं होता, 2 पंखे चल रहे हैं और 9 पंखों का बिल आ रहा है। हम जैसे गरीब आदमी बताए 2 पंखों का बिल देखें भाई जान, सही है ना? इतना बिल आ रहा है, इसके अंदर आदमी क्या करेगा मुझे बताएं। एक अफराद कमाने वाला और 6 बच्चे उसके। डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम इस वक्त पाकिस्तान में आसमान पर पहुंच चुके हैं और लोग गुस्से से उबल रहे हैं। पानी नहीं आ रहा, बिजली का बिल इतना है, गैस का बिल इतना आता है, बच्चे स्कूल जाएंगे 3-3 हजार 4-4 हजार, हमारी कमाई कितनी है? मजबूर हो के आएंगे गैस और बिजली से। 15,000 किराया देंगे, 20,000 बत्ती का बिल भरेंगे, कहाँ जाएंगे 2 बच्चे कमाने वाले? रोड पे किसी ने, हमें शर्म नहीं आती, हम रोड पे निकले, हमें गैरत नहीं आती, हम भी किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी है। ये हुकूमत क्या कह रही है? खाने पीने की चीजों के दाम में भी आग लग गई है। सैलाब फसलों को बहा चुका है। गोदाम में रखी खाने पीने की चीजें भी तबाह हो चुकी हैं। किल्लत के आलम में आम लोगों के लिए पेट तक भरना मुश्किल हो गया है। इस वक्त टमाटर 500 रुपए किलो बिक रहा है। आलू और प्याज जैसी जरूरी सब्जियां 400 रुपए किलो बिक रही हैं। भिंडी के दाम 150 रुपए तक पहुंच चुके हैं। दूध 200 से 400 रुपए लीटर बिक रहा है और चिकन 400 से 700 रुपए किलो बिक रहा है। महंगाई बहुत, महंगाई का तो नाम नहीं जाने, बच्चे भूखे मर रहे हैं। प्याज क्या 200 रुपए किलो, भिंडी 200 रुपए किलो, आलू क्या कहते हैं 80 रुपए किलो, जो 30 रुपए किलो मिल रहा है 80 रुपए किलो बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पब्लिक के नहीं साथ कर रहे हैं। मिडिल तबका जो है वो बड़ी मुश्किल से सब्जियाँ दालें वगैरह अफोर्ड कर रहा है, ठीक है। तो आम आदमी जो कि दिहाड़ीदार मजदूर है, जिसने 600-700 रुपये दिहाड़ी लेनी है, वो कैसे ये लेगा चीज़ें? दालें सब्जियाँ नहीं खा सकता तो क्या खाएगा? इस मुसीबत में भी टैक्स ने लोगों का हाल और बेहाल कर दिया है। इसकी वजह से सरकार के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है। 4 साल जो है आवाम के लिए जो ना 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया। ये जो गंजे आए हैं, ये चोर हैं, जो 3 माह में या 4 माह में महंगाई हो, ये क्या है? जो यहाँ मेरे इमरान खान में आधी महंगाई ये गंजे के आने से हो गई है। हुकूमत गंजे ये बाहर पैसा भेजते इसलिए महंगाई हुई। महंगाई होने की वजह ये बनती है हमारे हुक्मरान ठीक नहीं है, ठीक है। अगर हमारे हुक्मरान हो ठीक तो ना महंगाई ऊपर जाए। पाकिस्तान की शहबाज सरकार इस मुसीबत में पूरी तरह से घुटने टेक चुकी है, क्योंकि पहले से ही कंगाल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बाढ़ ने और भी बदहाल कर दिया है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री के मुताबिक अब तक सैलाब से 80,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान की जीडीपी का ये 2.5% है। 20% कृषि क्षेत्र तबाह हो चुका है। 7,000 करोड़ की तो सिर्फ गेहूं की ही फसल बर्बाद हुई है। 3,458 किलोमीटर की सड़क टूट चुकी है। 157 पुल बह चुके हैं और 10 लाख से ज्यादा घर लहरों में समा चुके हैं। इस आसमानी कहर के आगे पाकिस्तान सरकार पूरी तरह से घुटने टेक चुकी है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की सेना ने भी हाथ फैलाने अब शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा तो हाथ फैलाकर लोगों से मदद मांग रहे हैं। मैं अपील करता हूँ तमाम पाकिस्तानी अपने जो मुखय्यर हज़रात हैं कि वो सामने आएँ और इस मुश्किल हालात में अपने इन भाइयों की जो कि बहुत ही मुश्किल हालात में हैं, इनकी मदद करें। जब देश का सेनापति ही हाथ फैला रहा हो तो जाहिर है सरकार तो घुटने टेक ही चुकी होगी और अब पाकिस्तान की किस्मत सिर्फ एक मुहर पर टिकी है। सैलाब में बह चुके पाकिस्तान की किस्मत का फैसला अब IMF की उस एक मुहर पर टिकी हुई है। IMF की रहम पर टिका पाकिस्तान कैसे? पाकिस्तान को कर्ज की 8वीं किस्त रिलीज होनी है। IMF से पाकिस्तान को 120 करोड़ डॉलर मिलने हैं। 400 करोड़ डॉलर का जो अतिरिक्त भुगतान है वो भी मिलना है। पाकिस्तान को अगर ये पैसा नहीं मिला तो उसका डूबना तय है। लेकिन IMF की बैठक से पहले ही पाकिस्तान की राजनीति में ऐसा भूचाल आ गया है कि कर्ज की इस किस्त के भी अटकने का खतरा बढ़ गया है। चौतरफा घिरे पाकिस्तान की जनता भी अपने नेताओं से पूरी तरह से निराश हो चुकी है और वो अब भारत के भरोसे है। कैसे? देखिए रिपोर्ट। सैलाब से जूझते पाकिस्तान को इस वक्त सिर्फ IMF का सहारा है।
लेकिन पाकिस्तान की राजनीति ऐसी है कि IMF के पैकेज को लेकर साजिशों का दौर चल पड़ा है। इमरान खान की पार्टी के एक नेता का खैबर पख्तूनख्वा के वित्त मंत्री से बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ है। खैबर में इमरान की पार्टी की सरकार है। इस ऑडियो टेप में इमरान की पार्टी के नेता IMF के लोन को रोकने की साजिश करते हुए सुने जा सकते हैं। सर, वो आपने खत बना लिया? अभी मैं बनाता हूँ। बना लिया। उसके बीच में सबसे बड़ा जो पहला पॉइंट बना लेना आप, दूसरे तो आपने पहले बनाए हुए, वो बनाएंगे कि जो फ्लड्स आए हैं इन्होंने पूरे उसका बेड़ा गर्क कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा का, तो हमें वहाँ उसको रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे। हाँ जी, ठीक है ना। आज लेकिन हमने करना ये है ना कि आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे ना, ताकि ये है कि पता तो चले हमारे से आर्म ट्विस्टिंग करके जो पैसे रखवा रहे थे वो पैसे। शौकत तरीन खैबर के पूर्व वित्त मंत्री भी रहे हैं और इस ऑडियो से जाहिर है कि वो IMF का लोन रोकने की कोशिश कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि अब पाकिस्तान को सिर्फ भारत का ही सहारा नजर आ रहा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने कहा है, बाढ़ के चलते पाकिस्तान भारत से सब्जियां और खाने पीने के दूसरे सामान मंगवाने पर विचार कर रहा है। सरकार ही नहीं बल्कि जनता को भी अब भारत से ही मदद की उम्मीद है और वो भी मोदी के गुण गा रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 75% रेटिंग के साथ मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड करार दिए गए हैं। आपके ख्याल में क्या वो ये डिजर्व करते हैं? जी बिल्कुल डिजर्व करते हैं, बिल्कुल। अब देखें वो बंदा उसने अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है, वो बंदा किसी के दबाव में नहीं आता। और बहुत सारी चीज़ें अगर उनकी देख लें तो अगर उनकी आवाम ने उनको अगर रेटिंग में अगर ऐसा वोट किया है तो मैं भी वो डिज़र्व करते हैं। देखें आपने वो तो सुना होगा जैसी कौम वैसे हुक्मरान, तो हमारी बदकिस्मती समझें इसको, हमारी कौम ही इस तरह की है। पाकिस्तान भले ही भारत में आतंकी सप्लाई करे, लेकिन भारत मानवीय आधार पर मदद में कभी पीछे नहीं रहता है और सैलाब में बहती पाक की जनता को बचाने के लिए PM मोदी हाथ बढ़ा भी सकते हैं। पाकिस्तान की जनता सैलाब के संकट में अब सिर्फ भारत और प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे है और प्रधानमंत्री मोदी भी पाकिस्तान की जनता के लिए ट्वीट कर चुके हैं। पाकिस्तान में बाढ़ से बर्बादी देखकर वो दुखी हैं। उन्होंने खुद लिखा है, पाकिस्तान में बाढ़ से बर्बादी देखकर दुखी हूं। बाढ़ पीड़ितों के परिजनों, घायलों और इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के लिए मेरी संवेदना। वहां हालात के जल्द सामान्य होने की आशा करता हूं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि शायद मदद का हाथ हिंदुस्तान की तरफ से बढ़ भी सकता है। अब जरा बिजनेस की दुनिया से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दूं। भारत के सबसे बड़े बिजनेस हाउस रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आज अपने उत्तराधिकारी का ऐलान कर दिया है। कंपनी की 45वीं AGM में अंबानी ने अपने बच्चों के बीच कारोबार के बंटवारे की जानकारी दी। मुकेश अंबानी ने यह साफ कर दिया है कि उनकी 3 संतानों में से कौन क्या पाएगा, किस कारोबार का वो उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। मुकेश अंबानी के ऐलान के मुताबिक सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी को न्यू एनर्जी बिजनेस की कमान सौंपी जाएगी। बेटी ईशा अंबानी रिटेल कारोबार की कमान संभालेंगी। आकाश अंबानी जियो का बिजनेस संभालेंगे। 2008-9 में देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शामिल अंबानी परिवार ने कारोबार के बंटवारे का संकट झेला था, याद कीजिए। मुकेश अंबानी और उनके भाई अनिल अंबानी के बीच कारोबार बंटवारे को लेकर लंबा विवाद चला था, लेकिन मुकेश अंबानी के इस ऐलान से वक्त रहते विवाद की गुंजाइश खत्म हो गई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।